बच्चों, आज हम बात करेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में। नेशनलिज्म का मतलब होता है अपने देश के लिए गहरा प्यार और अपनी पहचान पर गर्व। 19th सेंचुरी से पहले यूरोप कई छोटे छोटे राज्यों और अम्पायर्स में बटा हुआ था। लोग अलग अलग भाषा बोलते थे, अलग रूल्स फॉलो करते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों को एहसास हुआ कि हम एक जैसे हैं, हमारी पहचान एक होनी चाहिए। यहीं से नेशनलिज्म का विचार पैदा हुआ, जहां लोग अपनी भाषा, संस्कृति और हिस्ट्री के बेसिस पर एक नेशन बनना चाहते थे। यूरोप इन 1815, द कांग्रेस ऑफ वीना। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप के बड़े शासक एक जगह मिले। इस मीटिंग को कहा गया कांग्रेस ऑफ वीना। इस मीटिंग का मेन लीडर था मेटरनिच ऑफ ऑस्ट्रिया। उनका एम था पुराना सिस्टम वापस लाना, जहां किंग्स और मोनार्कीज का राज हो। फ्रांस के बॉर्डर को कम किया गया और पुराने रॉयल फैमिलीज को उनके थ्रोन वापस दे दिए गए। इस पूरे सिस्टम को कहते हैं कंजर्वेटिव ऑर्डर, जिसका मतलब होता है बदलाव से दूर रहना और अपनी पुरानी परंपरा को बचाए रखना। कंजर्वेटिज्म इन यूरोप। कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है ट्रेडिशनल वैल्यूज को प्रोटेक्ट करना। इसमें सबसे ज्यादा पावर थी राजा, चर्च और अमीर परिवारों के पास। कंजर्वेटिव्स नहीं चाहते थे कि लोग इक्वल राइट मांगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी जैसे आइडियाज लाए। इसलिए रेवोल्यूशनरी पोस्टर्स को हटाया गया और लोगों को समझाया गया कि पुराना सिस्टम ही सबसे बेस्ट है। लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म। अब बात करते हैं लिबरलिज्म की। लिबरलिज्म का मतलब होता है फ्रीडम, इक्वालिटी और लॉ के सामने सब बराबर। लिबरल चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशन हो, राइट टू वोट हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो। ये आइडिया ज़्यादातर एजुकेटेड मिडिल क्लास लोगों ने स्प्रेड किया, न्यूज़पेपर्स, बुक्स और मीटिंग्स के थ्रू। नेशनलिज्म और लिबरलिज्म का मैसेज पूरे यूरोप में फैल गया। द रेवोल्यूशनरीज। कुछ लोग सिर्फ बात नहीं, एक्शन पर बिलीव करते थे। इन्हें कहा गया रेवोल्यूशनरीज। ये लोग सीक्रेट सोसाइटीज बनाते थे और छुप छुप कर रेवोल्यूशन प्लान करते थे। इटली के एक फेमस रेवोल्यूशनरी द गिउसेप्पे मज़ानी, उनका मानना था कि हर नेशन को आज़ाद और यूनाइटेड होना चाहिए। उनके आइडियाज़ ने यूथ को इंस्पायर किया और नेशनलिज्म को और ज़्यादा स्ट्रांग बना दिया। द एज ऑफ रेवोल्यूशन। 1830 और 1848 को यूरोप में रेवोल्यूशंस के साल माना जाता है। लोग सड़कों पर उतर आए, बैरिकेड्स बनाए गए, चेन्स तोड़ी गई, जो ऑपरेशन की निशानी थी। लोग डिमांड कर रहे थे फ्रीडम, कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल यूनिटी। कई जगह रेवोल्यूशंस फेल हुए, लेकिन नेशनलिज्म का आइडिया अब रुकने वाला नहीं था। द मेकिंग ऑफ जर्मनी। जर्मनी पहले कई छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड था। प्रशिया सबसे पावरफुल स्टेट था। प्रशिया के लीडर ओटो वन बिस्मार्क ने कहा, जर्मनी तलवारों और खून से बनेगी, जिसे कहा गया आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। 3 वॉर्स के बाद 1871 में जर्मनी फाइनली एक यूनाइटेड नेशन बना और प्रशिया किंग को जर्मन यूरो एम्पायर घोषित किया गया। द मेकिंग ऑफ इटली। इटली भी पहले जर्मनी की तरह एक देश नहीं था। ये अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, जैसे सर्दिनिया, पाइडमोंट, 2 स्लाइसेस, रोम और ऑस्ट्रिया के कंट्रोल वाला एरिया। इटली के यूनिफिकेशन में 3 लोगों का बहुत बड़ा रोल था। गिउसेप्पे मज़ीनी आइडियाज और नेशनलिज्म के लिए, काउंट कैवर स्मार्ट पॉलिटिकल प्लानिंग के लिए, गिउसेप्पे गरिबल्दी आर्मी और एक्शन के लिए,
गरिबल्दी अपनी रेड शर्ट आर्मी के साथ साउथ इटली जीत लेता है और आखिर में सब एरिया को विक्टर इमैनुअल सेकेंड के अंदर ला दिया जाता है। 1861 में इटली एक यूनाइटेड नेशन बन जाता है। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन का केस थोड़ा अलग था। यहाँ नेशनलिज्म किसी एक रेवोल्यूशन से नहीं बल्कि धीरे धीरे पॉलिटिकल प्रोसेस से डेवलप हुआ। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड को एक एक करके ब्रिटेन में इंक्लूड किया गया। इंग्लिश कल्चर और लैंग्वेज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई, जिसकी वजह से आयरलैंड जैसे एरिया में प्रॉब्लम्स भी हुई। इस तरह ब्रिटेन बिना किसी बड़ी क्रांति के एक नेशन बन गया। विजुअलाइजिंग द नेशन। नेशनलिज्म को लोग सिर्फ फील ही नहीं करते थे बल्कि उसे विजुअल फॉर्म में भी दिखाते थे। फ्रांस में नेशन को एक औरत के रूप में दिखाया गया, मेरियाने। जर्मनी में उसे कहा गया जर्मेनियम। इन फिगर्स के हाथ में स्वार्ड, क्रोन, ऑलिव ब्रांच जैसे सिंबल होते थे जो यूनिटी, फ्रीडम और पावर को शो करते थे। इससे लोग अपने देश से इमोशनली कनेक्ट हो पाते थे। नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। जब नेशनलिज्म एक्सट्रीम हो जाता है तो वो दूसरे देशों के लिए डेंजर बन सकता है। यूरोप के पावरफुल नेशंस ने एशिया और अफ्रीका में अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू कर दिया। नेशनल प्राइड धीरे धीरे इम्पीरियलिज्म में बदल गया। यही एग्रेसिव नेशनलिज्म आगे चलकर वर्ल्ड वॉर का रीजन बना। अब थोड़ी सी माइंड मैप की बात कर लेते हैं और थोड़ा सा सुन लेते हैं इस चैप्टर की समरी को। तो बच्चों, इस चैप्टर से हमने ये समझा कि नेशनलिज्म का राइज कैसे हुआ, कांग्रेस ऑफ वीना और कंजर्वेटिज्म क्या था, लिबरलिज्म और रेवोल्यूशंस का रोल, जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन और आखिरी में नेशनलिज्म का डार्क साइड। नेशनलिज्म ने यूरोप को नया नेशन दिया लेकिन साथ ही फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह भी बनी।